चिलचिलाती धूप में सुरभि अपने घर लौट रही थी। उसके पास छाता भी नहीं था और ऑटो भी नहीं मिल रहा था। किसी तरह वो अपने घर पहुंचती है। आ गई मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? तुझे वो नौकरी मिल पाएगी? नहीं मम्मी, ये नौकरी मुझे नहीं मिल पाएगी। उन्होंने किसी और लड़की को काम पर रख लिया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? उन्होंने तो तुम्हें बुलाया था ना? उस लड़की के मामा ने पैसे देकर कहा है कि उसे ही काम पर रखे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढती हूँ। सुरभि की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसे एक नौकरी की तलाश थी। वो जल्द से जल्द कोई नौकरी खोजकर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। उसके पिताजी सब्जी बेचते थे और उसकी माँ घर घर जाकर काम करती थी। बड़ी मुश्किल से उन लोगों का गुजारा हो पाता था। सुरभि कुछ दिनों से नौकरी की तलाश कर रही थी, पर उसे बार बार असफलता ही मिल रही थी। हाँ बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगी। सुरभि दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर देती है। सुरभि को नौकरी ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। उसके पापा घर आते हैं। ये लो जी, मिठाई खाओ। आप किस खुशी में मिठाई लेकर आए हैं? बिरजू की बेटी की नौकरी लग गई है। वो बहुत ज्यादा खुश था और उसने सभी को मिठाइयाँ बांटी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी तरफ से उनको बधाई दीजिएगा। उनको तो मैं बधाई दे दूंगा, पर तुम ये बताओ हमारी बेटी कब तक हम पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, उस पर इतना खर्च किया, पर अभी भी वो घर पर ही बैठी है। मैं सही कहता था, उस समय ही इसकी शादी करके इसे घर से निकाल दो। कम से कम हमारे सिर से बोझ तो हटता। अजी आप कैसी बात करते हो? थोड़ा धीरे बोलो, वो सुन लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे सुन लेगी तो सुन ले, मैं छिपाता थोड़ी हूँ। एक तो तुम्हारी बेटी का रंग इतना काला है कि उससे कोई शादी करने को यूं ही तैयार नहीं होगा, और अगर उम्र हो जाएगी तब तो जीवन भर यहीं पड़ी रहेगी। सुरभि पर्दे के पीछे से अपने पिताजी की सारी बात सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और रोने लगती है। अगली सुबह होती है और सुरभि सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती है। वो अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिख देती है कि अब वो नौकरी खोज कर ही घर लौटेगी। अब मैं यहाँ पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। कुछ गलत थोड़ी ना कहा पिताजी ने। उन्होंने मुझ पर इतना खर्च किया, पर अभी भी मैं नौकरी नहीं खोज पा रही हूँ। सुरभि मंदिर वाले रास्ते से गुजर रही होती है। वहीं पर उसे दीवारों पर कुछ पोस्टर लगे दिखते हैं। वो नजदीक जाकर उन पोस्टर्स को देखती है। वहां पर एक मिस टाउन कंपटीशन का पोस्टर नजर आता है। मिस टाउन 2022? ये कंपटीशन तो परसों से ही शुरू है। इसमें तो कैश प्राइज भी है, वो भी 1 लाख का। अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो मेरी बहुत ही परेशानियां खत्म हो जाएगी। माता पिता को मैं एक अच्छा जीवन दे पाऊंगी। आज ही मैं इसके लिए अपना नाम दर्ज करा देती हूँ। सुरभि मिस टाउन कंपटीशन के लिए अपना नाम दर्ज कराने पहुंचती है। वहां पर लड़कियों की लंबी लाइन लगी होती है और सभी लड़कियां बहुत गोरी और खूबसूरत होती है। उनके कपड़े भी देखने से बहुत महंगे लग रहे थे। जब सुरभि लाइन में लगती है तो सब लड़कियां उसे देखकर आपस में बातें करने लगती है। सुरभि को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपना नाम दर्ज कराकर वापस आती है। पता नहीं मैं क्या करूंगी। वहां लड़कियों की कितनी भीड़ थी और सभी कितनी खूबसूरत भी थी। मैं तो उनके जूते के बराबर भी नहीं हूँ। मैंने बेकार इस कंपटीशन में भाग ले लिया। अब क्या करूं? सुरभि सड़क के किनारे खड़े ये सब सोच रही थी कि तभी वहां से उसकी दोस्त विनीता गुजरती है। वो सुरभि को वहां खड़ा देखती है तो उसे पूछती है, अरे सुरभि, तू यहाँ क्या कर रही है? कितने दिनों बाद दिखी है। तू कहाँ गायब है आजकल? क्या कर रही है अभी? ला दिखा, तेरे हाथ में क्या है? विनीता सुरभि के हाथ में कंपटीशन वाला पेपर ले लेती है और उसे पढ़कर कहती है, अरे वाह, तूने इस कंपटीशन में भाग लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे पूरा विश्वास है तू इस कंपटीशन में जरूर जीतेगी। याद है कैसे कॉलेज में तू बिल्कुल मॉडल की तरह रैंप वॉक किया करती थी? नहीं यार, मैंने इसमें भाग लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो मेरा रंग देखकर ही मुझे बाहर कर देंगे, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसके लिए कपड़े खरीद पाऊं। अरे तू जानती नहीं है, आजकल दुनिया बदल रही है। इस कंपटीशन में रंग से ज्यादा टैलेंट और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। और मुझे पता है
दोनों तेरे में कूट कूट कर भरे हैं, बस उसे बाहर निकालना है। और तू कपड़े की चिंता मत कर, मेरी खुद की बुटीक है, मैं वहां पर तेरे लिए सस्ते में अच्छे कपड़े बना दूंगी। नहीं, तू मुझ पर इतना खर्च क्यों करेगी? मैं खुद से करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी से पैसे उधार लेने पड़े। अरे बाबा ठीक है, जब तू कंपटीशन जीत जाएगी तो मेरे बुटीक का प्रचार कर देना। जब लोगों को पता चलेगा कि मिस टाउन की विनर ने मेरे बुटीक से कपड़े पहने हैं, तब मेरा बुटीक भी चल पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और मैं तेरा यह एहसान जीवन भर याद रखूंगी। विनीता का सपोर्ट मिलते ही सुरभि थोड़ा अच्छा महसूस करने लगती है। वो सारी डाउट्स को किनारे रखकर अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देती है। अब वो पूरे जी जान से मिस टाउन कंपटीशन के लिए तैयार करने लगती है। पहले राउंड में रैंप वॉक करना होता है। उस राउंड में सुरभि विनीता की डिजाइनर ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करती है और दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। दूसरे राउंड में डांस करना होता है। सुरभि को डांस नहीं आता था, इसलिए वो दिन रात जाकर पूरी लगन और मेहनत के साथ डांस सीखती है। दूसरे राउंड में भी उसे अच्छे नंबर मिलते हैं और वो तीसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। तीसरे राउंड सवाल जवाब का होता है। सुरभि सारे सवाल में बुद्धिमानी से जवाब देती है। उसकी समझ और बातों को व्यक्त करने की क्षमता देखकर जज बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इस राउंड में उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। आखिरकार वो मिस टाउन कंपटीशन जीत जाती है। उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद इनाम और क्राउन मिलने का समय आता है। स्टेज के नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वो विनीता को देखकर मुस्कुराती है और फिर देखती है विनीता के बगल में उसके पिता और मम्मी खड़ी भी हैं और दोनों सबसे जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। दोनों की आंखें आंसुओं से छलक रही होती है। मनोज रास्ते में था। उसका घर बस कदम की दूरी पर ही था, पर वो घर जाने से हिचकिचा रहा था। घर पर उसकी बेटी पूजा उसका इंतजार कर रही थी और आज भी वो किताबें खरीद नहीं पाया था जिनकी पूजा को जरूरत थी। वो किसी तरह अपने घर पहुंचता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा लाओ मेरी किताबें। बेटी, आज भी मैं तुम्हारी किताब नहीं खरीद पाया। अपने पापा को माफ कर दो। आपने कहा था आप आज जरूर लेकर आओगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप अपना वादा पूरा नहीं करते हो। मनोज की पत्नी मालती मनोज के लिए पानी लेकर आ रही होती है। वो देखती है कि मनोज बहुत परेशान लग रहा है। वो पूजा को डांटती है। पूजा, ऐसे नहीं कहते। जाओ, जाकर सो जाओ। पापा कल किताबें ला देंगे। ये लीजिए जी, पानी पी लीजिए। पूजा वहीं पर जमीन पर लगे गद्दे पर सो जाती है। मालती मनोज के बगल में बैठकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रही हो। आज भी धंधा अच्छा नहीं हो पाया। पूजा की किताबों के लिए पैसे नहीं जमा हो पाए। क्या बताऊं मालती, मैं जहां अपना चाट का ठेला लगाता था वहां पर बिरजू चाट वाला लगाने लगा। मेरा उससे झगड़ा हो गया और बिरजू चाट वाले के वहां ठेला लगाने से मेरे चाट के ठेले पर अब कोई नहीं आता। मुझे तो लगता है कि मुझे अब ये काम बंद कर देना होगा। नहीं जी, ऐसा क्यों कहते हो? हमारा काम बंद नहीं होगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तभी कोई मनोज के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। इस वक्त कौन आया होगा? मैं जाकर देखती हूँ। मालती गेट खोलकर देखती है तो उनके घर का मकान मालिक आया होता है। आखिरकार आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। दिन में आता हूँ तो तेरी पत्नी कहती है कि अभी आए नहीं है, बाद में आना। तुमने 4 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अभी के अभी किराया दे दो या घर से निकल जाओ। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही मैं सारा किराया दे दूंगा। आप मुझ पर भरोसा करिए। अरे मुझे भरोसा की नहीं, पैसे की जरूरत है। अभी किराया दो या मेरा घर खाली कर दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इस समय मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? प्लीज आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मैं खुद मजबूर हूँ। मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मैंने किसी और को ये घर किराए पर दे दिया है। वो लोग आ गए हैं। मजबूरी में मनोज को अपना घर खाली करना पड़ता है। मनोज अपना सारा सामान समेटकर घर से निकल जाता है और मालती पूजा को गोद में लिए मनोज के पीछे पीछे चल रही होती है। घर के बाहर ही मनोज का ठेला लगा होता है। मनोज वो जगह खाली करता है और पूजा को उस पर सुला देता है।
और सारा सामान ही उसी पर रख देता है और फिर चलने लगता है। अब हम क्या करेंगे? इस शहर में तो कोई अपना भी नहीं है हमारा, हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं मालती, अब जहाँ भगवान ले जाए अपना ठिकाना है। एक जगह पर मनोज और मालती रुके हुए होते हैं। तभी वहाँ से एक पियक्कड़ गुजर रहा होता है। मनोज का सारा सामान चाट के ठेले पर रखा देख वो मजाक बनाने लगता है। अरे ये मेरी आंखें कैसी धोखा खा रही है, इन गरीबों ने तो अपने ठेले को ही अपना घर बना लिया है। अजय, तेरी माया अच्छी है ऊपर वाले, चलता फिरता घर है इनका, जब चाहे जहाँ चाहे ले जा सकते हैं, घूम घूम कर चाट भी बेच सकते हैं। पियक्कड़ की बात सुनकर मनोज के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने ठेले को सच में एक चलता फिरता घर बना ले। लोगों को भी ये कुछ अलग लगेगा और मालती भी इसमें उसकी मदद कर पाएगी। मनोज अपना आइडिया मालती को बताता है। आपका आइडिया अच्छा है, मगर इसके लिए तो हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, वो हम कहाँ से लाएंगे? मैंने उसका इंतजाम सोच लिया है। मेरा एक दोस्त सुनील, उसकी लकड़ी का सामान बनाने की दुकान है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अब वो अपनी बची कुची लकड़ियां मुझे दे देता तो मैं उससे अपने ठेले को नया रूप दे दूंगा। ये तो अच्छी बात है जी, मैं आपके साथ हूँ। चलिए हम सुनील के पास चलते हैं। मनोज मालती के साथ अपने ठेले को ढकेलता हुआ सुनील लकड़ी वाले के पास पहुँच जाता है। मनोज को देखते ही सुनील उसके पास आ जाता है। अरे मनोज, बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो। भाभी और पूजा बिटिया भी आई हैं। बताओ मैं तुम्हारी कैसे सेवा कर सकता हूँ? क्या बताऊँ सुनील, हमारा जीवन बहुत कठिनाई में चल रही है। क्या हुआ है मनोज, मुझे विस्तार से बताओ। मनोज सुनील को सारी बातें और अपना आइडिया सुनील को बताता है। सुनील मनोज की मदद करने के लिए तुरंत राजी हो जाता है। वो सारी बची कुची लकड़ियाँ और हथौड़ा भी मनोज को लाकर दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं काम पर लगता हूँ। एक दोस्त की मदद करना तो मेरा धर्म है, और किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। जब मैं मुश्किल में था तब तुमने ही मेरी मदद की थी, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। मनोज लकड़ियों के साथ काम करना शुरू कर देता है। मालती और पूजा भी उसकी सहायता करते हैं। धीरे धीरे मनोज अपने ठेले को एक चलते फिरते घर में बदल देता है और उसमें एक खिड़की चाट बेचने के लिए रखता है और उसके ऊपर चलता फिरता चाट हाउस लिख देता है। अपने ठेले को अंतिम रूप देते हुए मनोज को बहुत खुशी होती है और मालती और पूजा भी इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह जी, आपने तो कमाल कर दिया। इसमें हम रह भी सकते हैं और अपना चाट का धंधा भी चला सकते हैं। ऐसा ठेला तो मैंने आज तक नहीं देखा। सच में ये तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आप सच में कमाल हो। हाँ पापा, हमारा नया चलता फिरता घर तो बहुत अच्छा है। आप सच में द ग्रेट पापा हो। बस अब उम्मीद है कि हम जल्दी से अच्छी कमाई करने लगे, ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। अगले दिन जब मनोज अपने ठेले को बाजार में लेकर निकलता है, तब सभी लोग उसको देखते ही रह जाते हैं और इसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है। चलते फिरते चाट हाउस की शहर में चर्चा होने लगती है। ऐसा कुछ लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। मालती और मनोज मिलकर चाट बनाते हैं और सभी लोगों को खिलाते हैं। लोगों को चाट बहुत पसंद आती है। मनोज इसी तरह पूरे शहर में घूम घूम कर चाट बेचता है, जिससे उसकी चाट पूरे शहर में फेमस हो जाती है। कलावती और रानी जेठानी देवरानी थी। कलावती रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको कोसती रहती थी। रानी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? यहाँ पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं और तू है कि अभी तक आराम फरमा रही है। बस बनने ही वाला है दीदी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। दाल नहीं हुई थी, एक सीटी लगनी बाकी है। जब तुझे पता है कि खाना बनाने में इतना वक्त लगता है, तो सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती है? तेरी एक तो नींद है जो खत्म ही नहीं होती, आलसी कहेगी। दीदी, आज थोड़ा सिर में दर्द था, जिसकी वजह से आंख नहीं खुली। कल से जल्दी उठ जाऊंगी। थोड़ी देर में रानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और तभी उसकी बेटी कोमल भागी भागी आती है।
आज क्या बना है? बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ, इसको दे दो खाना। इसको तो जैसी बड़ी कमाई करनी है, रत्ती भर की लड़की है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दानव है, दानव। पूरे दिन खाने को चाहिए। इतना तो मैं भी नहीं खाती जितना ये खा जाती है। जाने दो ना दीदी, बच्ची है, खेलते खेलते भूख लग जाती है। पहले मैं खाऊंगी, जो बचेगा वो कोमल खा लेगी। कोमल और रानी दोनों कलावती के खाने का इंतजार करते रहते हैं। जब वो खाकर उठ जाती है, तब जो बचा हुआ खाना होता है वो रानी को दे देती है। कोमल बुरे मन से वो खाना पेट भरने की वजह से खा लेती है, पर कलावती को तब भी चैन नहीं आता। ये दोनों माँ बेटी तो मेरी छाती पर मूंग ही दलती रहेंगी। इनकी वजह से तो ना मैं कुछ खा सकती और ना ही अच्छा पहन सकती, क्योंकि इनकी नजर तो सदैव मेरे ऊपर ही रहती है। इनका तो कुछ करना ही होगा। कलावती अपना सोने का हार रानी के कमरे में छुपा देती है और सुबह सुबह विलाप करना शुरू कर देती है। हाय रे, मेरा सोने का हार मेरी माँ ने दिया था जब ब्याह करके आई थी, तो माँ ने अपनी निशानी के तौर पर मुझे दे दिया था। इतना भारी सोने का हार था, न जाने किसकी नजर पड़ गई मेरे सोने के हार पर। क्या हुआ दीदी, सोने का हार कहाँ चला गया? जाने के लिए उसके क्या पैर होंगे, उसको तो किसी ने चुरा लिया है। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मैंने पूरे घर को देख लिया है रानी, पर मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। अब तो सिर्फ तेरा कमरा रह गया है। क्या पता तूने ही मेरा हार चुरा लिया हो। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मुझे अपने कमरे की तलाशी लेने दे। ठीक है दीदी, आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हो, पर मैंने आपका हार नहीं लिया। कलावती रानी के कमरे की तलाशी लेने की एक्टिंग करती है और जहाँ पर इसने हार छुपाया था वहाँ से निकाल लेती है और उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। अच्छा, तो अब तेरी नजर मेरे गहनों पर भी है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तेरा यहाँ पर रहना सही नहीं रहेगा। निकल जाओ माँ बेटी मेरे घर से। रानी कलावती के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, उससे विनती करती है, पर कलावती उसकी एक नहीं सुनती और उसको अपने घर से निकाल देती है। अब कलावती बहुत खुश होती है। चलो, इन दोनों से पीछा तो छूटा। अब मैं पूरे घर में सच में रानी बनकर रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रानी और कोमल परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। उनके हाथ में बस एक थैला था जो कोमल ने ले रखा था। कोमल, मेरी बच्ची, तू यहीं पर रुक, मैं कहीं पर रहने का इंतजाम देख कर आती हूँ। तू कहीं पर मत जाना। जेठानी जी ने तो मुझे घर से बाहर निकाल ही दिया है। अब कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो चलते चलते थक जाएगी, इसलिए यहीं सड़क के किनारे बैठ जा। कोमल वही सड़क के किनारे बैठी हुई अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक अंधी औरत दिखी जो सड़क पार करना चाहती थी, पर सबसे कह रही थी कि मुझे सड़क पार करा दो, पर कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। कोमल को उस पर दया आ गई और उसके पास जाकर बोली, आओ माँ जी, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, पर यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सड़क के उस ओर जाना है, वहाँ मेरा घर है। ठीक है माँ जी, आपको सड़क पार कराकर मैं घर छोड़ाती हूँ। कोमल उस औरत को जैसे ही वो सड़क पार कराती है, तभी उसकी माँ उसको आवाज देती है। वो माँ से कहती है, आ रही हूँ, अभी बस इनको घर छोड़ाऊं। नहीं नहीं बेटा, तूने मेरी इतनी मदद कर दी, यही मेरे लिए काफी है। अब मैं अपने घर आराम से पहुँच जाऊंगी। तुझे तेरी माँ बुला रही है, तो जल्दी से वहाँ चली जा। कोमल उसको वहीं पर छोड़कर माँ के पास जाती है। रानी उससे थैला मांगती है, तो उसको थैले में कुछ रखे होने का एहसास होता है। इस थैले को क्या हो गया? ये भारी क्यों हो रहा है? इसमें कुछ रखा था क्या कोमल तुमने? नहीं माँ, मैं तो बस इसको लेकर उस औरत को सड़क पार कराने गई थी। एक बार आप देख लीजिए ना, आखिर इसमें ऐसा क्या है? अरे, इसमें तो एक पर्स रखा हुआ है। मैं तो कोई पर्स साथ में लेकर चली नहीं थी। रानी उस पर्स को खोलकर देखती है तो उसमें 2000 2000 के नोट रखे हुए हैं।
वो उन्हें देखकर दंग रह जाती है। कोमल उसको सारी बात बता देती है। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ये उस अंधी औरत का तो पर्स नहीं। वो दोनों उस औरत को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उस औरत का पता नहीं चल पाता। वो जितनी बार भी पर्स खोलती, उतनी बार उसको 2000 के नोट मिलते हैं। अरे कोमल, ये तो जादुई लेडीज पर्स लग रहा है। इसे तो जितने भी पैसे खर्च करो कम नहीं होते। शायद ये जादुई लेडीज पर्स वो अंधी औरत गलती से मेरे थैले में डाल गई होगी। पर बेटा, हमने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिल रही, ना ही उसका किसी को पता है। मुझे लगता है ये जादुई लेडीज पर्स तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने उसकी मदद की, उसने बदले में तुम्हें ये जादुई लेडीज पर्स दे दिया। फिर तो माँ हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ बेटा, पर हमें इन पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। हमें बस अपनी जरूरत के लिए ही इन पैसों को निकालना चाहिए। बाकी पैसों को हमें जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कभी खत्म न होने वाले पैसे हैं। रानी उस जादुई लेडीज पर्स के पैसों से सबकी मदद करती है।